हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, अभी हमें पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है बिकॉज़ अभी हमारे नेक्स्ट मंथ प्री बोर्ड्स आएँगे एंड फाइनल डेट शीट तो आ ही चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आपके फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसको पढ़ के आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, 1 मार्क, 2 मार्क्स सब तरह के क्वेश्चंस आप उसको पढ़कर सॉल्व कर सकते हो। और इन टॉपिक्स को आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर सॉल्यूशन। तो चैप्टर सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक हमारे सॉल्यूशन का क्या आता है, इवन हमारी एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसको हम बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, 70% बच्चे क्या लिख कर आते हैं, टू टाइप्स होमोजेनस हेटेरोजेनस। अगेन कुछ लिखेगा टू टाइप्स सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कुछ लिखेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। बच्चे ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, 3 टाइप्स। तो इन 3 टाइप्स में आपने क्या बताना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशंस। अब सॉलिड उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, लिक्विड उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं और जो गैस है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में आपने कैसे बताना है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहता है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपका सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा। गैसियस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट हमेशा गैस गैस की फॉर्म में रहेगा। तो इसकी आपने तीनों फॉर्म्स देनी है और तीनों फॉर्म्स के आपने एग्जांपल्स भी देने हैं। जैसे मेरे पास है गैसियस सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करती हूँ। सॉलिड सॉल्यूशन में मेरे फर्स्ट क्या आ जाती है, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्ट दोनों है। देन लिक्विड प्लस सॉलिड, देन गैस प्लस सॉलिड। इसी तरह से इसमें लिक्विड में क्या आ जाएगा मेरा, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड। अब इसमें क्या आ जाएगा, सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, और इसमें क्या आ जाएगा, गैस प्लस गैस। तो सबसे पहले अगर मेरा सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, एलॉयज। इसमें आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, दैट इज वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर्स इन एयर। गैस इन सॉलिड में आप, गैस इन सॉलिड में आप क्या दे सकते हो, गैसेस एयर का मिक्सचर आप दे सकते हो। गैस इन सॉलिड, दैट इज कैम्फर, कैम्फर पता है ना, कैम्फर इन एयर। ये आपके तीनों एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन के 3 एग्जाम्पल, ये हमें इस तरह से कर लेते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। लिक्विड, लिक्विड, इथेनॉल प्लस वाटर। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन वाटर। बताइए हमें। गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, स्मोक। लिक्विड इन गैस, liquid in gas, that is humidity. Then gas plus gas, that is hydrogen gas adsorbed on palladium. तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो आपने हर हाल में करना है और किसी भी हाल में आपने इसको स्किप नहीं करना है। तो नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में आती है, दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स। हमारी कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमने करनी है। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारी, मास परसेंटेज। देन सेकेंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड क्या है हमारी, वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ क्या है हमारी, पीपीएम। फिफ्थ, मोलैरिटी। सिक्स्थ, मोलैलिटी। एंड सेवेंथ, मोल फ्रैक्शन। बच्चे इन कंसंट्रेशन टर्म्स की आपको डेफिनेशन हर हाल में पता होनी चाहिए, इनके आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बिकॉज 100% ये आपको न्यूमेरिकल आने हैं। मास परसेंटेज जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट। अगर इसको डिटेल में आपको देखना है तो आप मेरा वन शॉट देख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देन वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए होती है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ppm, that is mass of solute upon
टोटल पार्ट्स, जितने भी टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, total parts of components in per million, 10 raised to power 6, that is per million. Next, molarity. Molarity का symbol क्या होता है? Capital M. It is number of moles of solute, volume of solution. It is in milliliter into 1000. ठीक, मोल पर लीटर न्यूमेरिकल इसके आते हैं. Then molality, mol m, it is number of moles of solute, solute के moles, कंफ्यूज नहीं होना है. वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मिलीग्राम में है तो हम करेंगे. स्मॉल एम, क्लियर. देन हमारे पास मोल फ्रैक्शन, सिंबल एक्स. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सोल्यूट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. एंड फॉर बाइनरी सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स देयर total mole fraction of solution always equal to 1. For binary solution mole fraction value always equal to 1. अब इन कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन क्या आता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से आप कौन सा प्रेफर करोगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली इट इज मोलैलिटी, स्मॉल एम. क्यों स्मॉल एम करेंगे? बिकॉज इट इज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म. क्लियर. तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और हमारी कंसंट्रेशन टर्म में ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं? एक मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. तो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक क्या आता है? वेपर प्रेशर. कंसंट्रेशन के बाद हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड हमारे पास जो लॉ है दैट इज हेनरीज लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन किसी न किसी फॉर्म में इसका क्वेश्चन आना है, न्यूमेरिकल भी आता है, डेफिनेशन भी आती है. व्हाट इज हेनरी लॉ, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन एंड व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस. सो दिस 3 मार्क्स और 2 मार्क क्वेश्चन आपको 100% आता है. अब ये किससे रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन? दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. सॉल्युबिलिटी क्या है? हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यू कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द गैसेस, तो उसमें क्या आ जाएगा? प्रेशर. द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. तो इससे ये हमारा पार्शियल प्रेशर, ये हमारी हेनरीज लॉ की डेफिनेशन आ जाती है. पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, p इज इक्वल टू kHx. एंड जो kH है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी. अगर kH की वैल्यू ज्यादा है सॉल्युबिलिटी कम रहेगी. और ये आपका एमसीक्यू का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको 4-5 गैसेस की kH वैल्यूज दे रखी होगी और आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है. सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड. ओके. एंड kH इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर. क्लियर. ये भी आपने याद रखना है. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू kH. हेनरीज कांस्टेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर. सो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन इसके बाद आपने एप्लीकेशंस बतानी है. 3 एप्लीकेशंस हैं. स्कूबा डाइविंग में यूज होता है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन. एनॉक्सिया, हाई एल्टीट्यूड पे जब आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सो थिंकिंग पावर कम होती है, जिसको हम एनॉक्सिया बोलते हैं. एंड जो गैसेस हैं हम हाई प्रेशर अप्लाई करके बेवरेजेस में कवर करते हैं, जिससे जैसे ही हम उसको खोलते हैं एकदम से बहुत ज्यादा फिज होती है. सो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ जो आपने हर हाल में करनी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है. नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? दैट इज Rhodes law. Rhodes law for ideal solution as well as for Rhodes law for volatile as well as for non-volatile solute. Now Rhodes law for volatile solute क्या कहता है? इसकी आपको डेफिनेशन आती है. Rhodes law for volatile as well as for non-volatile. अब volatile के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या है? वो आपने एक्सप्रेशन याद रखने हैं. Pa is equal to Pa naught Xc. Partial vapor pressure of component is directly proportional to the partial vapor pressure of your component and its mole fraction. और जो आपका नॉन वॉलेटाइल है इसके लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या है? Pa naught minus Pa minus Pa naught it is equal to Xb. और ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? Relative lowering of vapor pressure. So these are the 2 expressions of Rhodes law जो कि हर हाल में आपको पता होने चाहिए. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. इसको हम आगे भी पढ़ेंगे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का है दैट इज द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज Rhodes law.
which obeys Rolle's law. Now what is the meaning of obeys Rolle's law? और इसका क्या मतलब है? मीन्स जैसे आपके बाइनरी कॉम्पोनेंट सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट्स हैं, इसमें ए और बी की जो इंटरेक्शंस हैं दे आर इक्वल टू द ए एंड बी इंटरेक्शंस. सो इन दिस सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑलवेज जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑलवेज जीरो. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनके सभी के आपको दो दो एग्जांपल्स भी लर्न होने चाहिए. डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी बताती हूँ. डू नॉट ओबे रोल्स लॉ. अब इसमें क्या है? द ए बी इंटरेक्शंस आर नॉट इक्वल टू ए एंड बी इंटरेक्शंस. अब ये इंटरेक्शंस, तो इसमें क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो. क्लियर? या तो ये इंटरेक्शंस इंडिविजुअल सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट से कम रहेंगी या ये ज्यादा रहेंगी. तो आपको इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो आपको वो भी हर हाल में आपका पता होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज में भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको असर्शन रीजंस में भी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड. तो हमने आइडियल और नॉन आइडियल के दो दो एग्जाम्पल भी हमें लिखने हैं. तो आइडियल के ये आपके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी इसको रट्टे लगाने हैं. ये नहीं कि मेरे को मैं बाकी सारा कर लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला. एग्जाम्पल से रिलेटेड एमसीक्यू आपको आने ही आने हैं. ठीक है, मैंने दो दो एग्जाम्पल आपके लिखे हैं, तो आपने हर हाल में पढ़ने हैं. और सेम थोड़े से सिमिलरिटी वाले मैंने आपको करवाए हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए. और नॉन आइडियल के आपने कौन से लर्न करने हैं? इथेनॉल एंड एसीटोन. एंड सेकेंड एग्जाम्पल आप कर सकते हो इथेनॉल एंड वाटर. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव. मैंने आपको बोला वो इंटरेक्शंस कम भी हो सकते हैं, इंटरेक्शन ज्यादा भी हो सकते हैं. तो ये तो थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नाउ वी विल डू पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस. अब पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होता है? The AB interactions are less than AA and BB interactions. अब इंटरेक्शंस कम है मीन्स उनके फोर्सेस वीक है, तो बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा. ठीक है, इसलिए जब हम ग्राफ बनाते हैं उसमें बल्जिंग आती है ना, तो अब इस केस में क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो. नेगेटिव डेविएशंस में क्या होगा? इसका उल्टा हो गया. इसमें क्या है? ए बी इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन ए एंड बी इंटरेक्शंस. अब इसमें क्या होगा? इंटरेक्शन ज्यादा है तो वेपर्स कम बनेंगे. डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो. तो इसी तरह से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के भी हमने दो दो एग्जांपल्स लर्न करने हैं. ठीक है, हर हाल में हमें लर्न करने हैं पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी. तो ये वाले जो मैंने पहले नॉन आइडियल के बताए थे वो उसके पॉजिटिव के भी आते हैं, लाइक इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस वाटर. ठीक, देन इसके अंदर आपको एग्जांपल्स नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल आप क्या से दे सकते हो? एसीटोन एंड एनिलिन. एसीटोन को जब एनिलिन में डालते हो, देन एसीटोन जिसको आप क्लोरोफॉर्म में जब डालते हो तो वो कौन सी डेविएशन शो करता है? नेगेटिव डेविएशन. क्लियर? सो ये था हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस. नेक्स्ट इसके बाद जो आपको डेफिनेशन हर साल आती है, आनी ही आनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी. जितनी चीजें आपको इस वीडियो में बताई गई आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है. दैट इज एजियोट्रोप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रोप्स? एक ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करता है एंड यू कांट सेपरेट इट. बिल्कुल भी किसी तरीके से डिस्टिलेशन के थ्रू भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो. दीज आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. क्या बोलते हैं हम इनको? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. इसकी भी अगेन 2 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट होती है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. एंड सेकेंड टर्म क्या होती है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. अगेन इनमें डिफरेंस आता है. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करता है? द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस. क्लियर? इसी तरह से आप चार्ट बनाइए, लर्न करिए, बहुत आसानी रहेगी. मिनिमम बॉइलिंग कौन शो करता है? द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. तो अभी मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के दो दो एग्जांपल्स कराए हैं, तो वही दो दो एग्जांपल्स आप इसके नीचे आप लिखोगे.
सो ये रहा हमारा टॉपिक एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जिसमें से हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, that is qualitative properties. Now what are qualitative properties? The properties which depends upon the number of solute, not on the nature. Qualitative properties which depends upon the number of solute, not on the nature. ये आपका MCQs का क्वेश्चन, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नंबर पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है हमारी relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। सेकेंड है हमारी elevation in boiling point। थर्ड है हमारी depression in freezing point। इवन कि आपको ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के नेम लिखने भी आ जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके आपको फॉर्मूले हर हाल में लर्न होने चाहिए। ये 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आना है, क्लियर। तो मैं अभी सबके फॉर्मूले सामने लिखती हूँ ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। सबसे पहले है हमारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारी जो है कहां से आई है, रोड्स के एक्सप्रेशन से, P माइनस पी नोट ऑन P इज इक्वल टू x2। अब x क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। अब x2 लिखा है, इट मींस ये आपका n2 है, तो आप इसकी जगह n2 अपॉन n1 प्लस n2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये डिनोमिनेटर से हम n2 को निगलेक्ट कर देंगे, तो ये क्या बचेगा आपका n2 अपॉन n1। So this is the expression of relative lowering of vapor pressure. Similarly, elevation in boiling point, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू स्मॉल m। अब एलिवेशन क्यों आती है, जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर देते हो तो उसका वेपर प्रेशर जो है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो दैट एक्सेस टेम्परेचर, एक्स्ट्रा टेम्परेचर जितना आपने दिया उस सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो डेल्टा TB क्या आता है, आपका बॉइलिंग टेम्परेचर, एलिवेशन जितना आपने दिया है, m क्या है आपकी मोलैलिटी। कई बच्चे मोलैलिटी लिख के आ जाते हैं, सारा करके न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कराता है लेकिन मोलैलिटी लगाता है। सो इट इज डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सो इसको आप मोलैलिटी का लगाइए, इट इज इक्वल टू KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पर आप मोलैलिटी की फिल करिए, W2 M2 1000 अपॉन W1। तो इसमें से आपको M2 निकालना भी आ जाता है। How will you calculate molecular mass of solute from elevation in boiling point? तो ये आता ही है बच्चे न्यूमेरिकल। सिमिलरली इसका भी आप, it is directly proportional to n, same delta TF is equal to KF, that is the elevation constant, depression constant, same आगे आप लगा दो। बहुत इजी है, बट एक बार लिखकर देखना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है, पाई, पाई इज इक्वल टू CRT। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन से रिलेटेड कुछ दिया है, इट मींस तो आपको क्या लगाना है, इन सभी के आगे आई लगा देना है, दैट इज वैन होफ फैक्टर। वैन होफ फैक्टर का सिंबल क्या होता है, आई। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अगर कुछ एसोसिएशन डिसोसिएशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल में कुछ दिया है तो आपने वैन होफ लगाना है। नो व्हाट इज वैन होफ, इट इज रिलेटेड टू द एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। तो वैन होफ की हम डेफिनेशन क्या देंगे, वैन होफ फैक्टर I, it is equal to normal molar mass upon observed molar mass, observed molar mass। अगर आपका सोल्यूट ना तो एसोसिएशन कर रहा है ना डिसोसिएशन कर रहा है, I की वैल्यू 1 रहेगी। अगर आपका सोल्यूट अंडरगोस डिसोसिएशन तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1। If it is undergoing association, I की वैल्यू less than 1। A very very important MCQ, no association और डिसोसिएशन, ये आपने 3 वैल्यूज हर हाल में लर्न रखनी है आई की, वैन होफ फैक्टर, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन आई इज इक्वल टू 1, व्हेन सोल्यूट डजंट अंडरगोइंग एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है एबनॉर्मल मोलर मास, दैट इज रिलेटेड टू द वैन होफ। जब आपका सब्सटेंस नॉर्मल मोलर मास से कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट दे रहा है, एबनॉर्मल रिजल्ट दे रहा है, उसका मास उतना नहीं आ रहा,
तो जब मोलर मास डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है, हम एसिटिक एसिड मार्केट से लेके आते हैं तो उसके ऊपर मोलर मास कितना लिखा होता है 120, अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है 60। नाउ इट इज ड्यू टू एसोसिएशन, इट मींस टू आपके जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं दे अंडरगो एसोसिएशन, डाइमर बन जाता है। क्लियर? इस तरह से डाइमर बनेगा, तो एसोसिएशन हो चुकी है टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इट अपीयर्स टू बी वन मॉलिक्यूल और इसका मोलर मास क्या आता है 120। सो दिस इज ड्यू टू द, इसको हम चीज को क्या बोलते हैं, वैट होप फैक्टर। सो वैट होप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने सोल्यूशन चैप्टर के हर हाल में करने हैं। इनको करोगे तो 100% 7 के 7 मार्क्स आपके आ सकते हैं और आपने हर हाल में करने हैं। बस इतना ही कर लो, यू विल गेट 7 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक इट शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए।